हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की साइंस की क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पाठ 11 पढ़ेंगे प्रकाश। तो आज के लेसन में प्रकाश के बारे में जानेंगे। लिखा है, आपने पतली झिरी अथवा छिद्र से सूर्य के प्रकाश के किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। स्कूटर, कार तथा रेलगाड़ी के इंजनों के अग्रदीपों से आते प्रकाश के किरण पुंजों को भी आपने अवश्य देखा होगा। इसी प्रकार टॉर्च से भी प्रकाश के किरण पुंज को देखा जा सकता है। संभवतः आप में से कुछ ने लाइट हाउस या विमान पत्तन के टॉवर की सर्च लाइट के किरण पुंज को देखा होगा। ये अनुभव क्या संकेत करते हैं? यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं रेल इंजन का अग्रदीप। ये लाइट सीधी रेखा में जा रही है। ये लिखा है, प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। बूझो कक्षा 6 में किए गए एक क्रियाकलाप को स्मरण करता है। इस क्रियाकलाप में उसने एक मोमबत्ती की लौ की ओर पहले एक सीधे पाइप से फिर मुड़े हुए पाइप से देखा था। बूझो मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लौ को क्यों नहीं देख पाया था? यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। हम प्रकाश के पथ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए चमकदार पृष्ठ पर पड़ता है तो क्या होता है? तो जब प्रकाश किसी चमकदार या पॉलिश किए हुए पृष्ठ पर पड़ता है तो प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इसी बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर। लिखा है, प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि यह है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। उदाहरण के लिए स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य कर सकता है तथा प्रकाश के पथ को बदल सकता है। क्या आपने कभी जल में पेड़ों अथवा इमारतों का परावर्तन देखा है? यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं, लिखा है जल में वस्तुओं का परावर्तन। ये पेड़ यहाँ जल में दिखाई दे रहे हैं। आगे लिखा है, कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार दर्पण पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है? दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या आपको यह क्रियाकलाप याद है जिसमें आपने एक टॉर्च के प्रकाश को दर्पण द्वारा परावर्तित किया था? यहाँ आप देख सकते हैं कुएं से पानी द्वारा परावर्तन। इसमें शेर का परावर्तन दिखाई दे रहा है पानी में। लिखा भी है ऊपर। लिखा है, पहेली को पंचतंत्र की शेर तथा खरगोश की कहानी याद आ रही है जिसमें खरगोश ने शेर को पानी में उसका परावर्तन दिखाकर मूर्ख बनाया था। आगे लिखा है, एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है, दर्पण दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। यहाँ मोमबत्ती किसी बिंब का उदाहरण है। तो किसी दर्पण के सामने जब मोमबत्ती रखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि दर्पण के पीछे कोई मोमबत्ती रखी है, लेकिन यह जो दिखाई देती है यह दर्पण का प्रतिबिंब होता है।
एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है, दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। यहाँ मोमबत्ती किसी बिंब का उदाहरण है। आगे लिखा है, अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखिए। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। क्या प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब सीधा है? क्या आपको प्रतिबिंब की लौ बिंब की लौ की भांति मोमबत्ती के ऊपरी सिरे पर दिखाई दे रही है? इस प्रकार प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान दिखाई देता है। जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसी वस्तु होती है। आगे लिखा है, अब दर्पण के पीछे एक पर्दा ऊर्ध्वाधर रखिए। पर्दे पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? अब पर्दे को दर्पण के सामने रखिए। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? आप देखेंगे कि किसी भी स्थिति में मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? आइए एक और क्रियाकलाप करें। पहेली ने अपनी नोटबुक में लिखा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह सीधा होता है, बिंब की साइज समान होता है तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होती है। तो ये बात याद रखना है, इससे प्रश्न बनता है। अब लिखा है दक्षिण या वाम। जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या यह ठीक आपकी जैसा दिखाई देता है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप दर्पण में आपके प्रतिबिंब में एक रोचक अंतर है? आइए इसे ज्ञात करते हैं। लिखा है, एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए। आपका प्रतिबिंब कौन सा हाथ ऊपर उठाता है? अब अपने वाम यानी बाएं कान को स्पर्श कीजिए। या आपके प्रतिबिंब में हाथ आपके किस कान को स्पर्श करता है? ध्यानपूर्वक देखिए। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब में दक्षिण वाम दिखाई पड़ता है तथा वाम दक्षिण दिखाई पड़ता है। ध्यान दीजिए कि केवल पार्श्व में ही यह अदला बदली हुई है, प्रतिबिंब उल्टा नहीं दिखाई देता। अब एक कागज के टुकड़े पर अपना नाम लिखिए तथा इसे समतल दर्पण के सामने पकड़कर रखिए। यह दर्पण में कैसा दिखाई देता है? क्या अब आप समझ सकते हैं कि रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस को चित्र की भांति क्यों लिखा जाता है? जब रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पश्च दृश्य दर्पण में देखते हैं तो वे रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे सकते हैं। हम में से प्रत्येक का यह कर्तव्य है कि रोगी वाहन का रास्ता रोके बिना उसे आगे जाने दें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस में एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है ताकि जो आगे वाहन जा रहे हैं उनमें जो पीछे देखने वाला शीशा होता है उसमें ये सीधा दिखाई पड़े। आपने देखा होगा कि स्कूटर या कार के पार्श्व में सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब स्वयं वस्तुओं से छोटे दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? गोलीय दर्पणों से खेल। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा है, पहेली तथा बूझो सायंकाल भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। बूझो ने स्टेनलेस इस्पात की एक प्लेट उठाई और उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। अरे यह प्लेट तो समतल दर्पण की भांति कार्य करती है। मेरा प्रतिबिंब सीधा तथा समान साइज का है। पहेली ने अपना प्रतिबिंब इस्पात की चम्मच के बाहरी अर्थात पीछे वाले पृष्ठ का उपयोग करके देखा। पहेली ने कहा, बूझो इधर देखो।
मैं भी अपना सीधा प्रतिबिंब देख सकती हूँ। यद्यपि यह साइज में छोटा है, यह चम्मच भी एक प्रकार की दर्पण की भांति कार्य करती है। आप भी चम्मच या कोई भी वक्र चमकदार पृष्ठ का उपयोग कर अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कर सकते हैं। यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं कि चम्मच के बाहरी पृष्ठ पर बना प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है चम्मच के बाहरी पृष्ठ पर, और चम्मच के भीतरी पृष्ठ पर बना प्रतिबिंब तो ये उल्टा दिखाई पड़ता है। आप चित्र में चम्मच का वक्रित चमकदार पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य करता है। गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। आगे लिखा है, यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण, यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो वह अवतल दर्पण कहलाएगा, यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो वह उत्तल दर्पण कहलाएगा। आगे लिखा है, चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, जबकि इसका बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। ये आप देख सकते हैं, ये परावर्तक पृष्ठ है इसमें, और ये है अवतल दर्पण, और ये इसमें परावर्तक पृष्ठ है, ये उत्तल दर्पण है। हम जानते हैं कि किसी बिंब का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आइए देखें क्या यह अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए भी सही है। तो इसके लिए पढ़ना होगा क्रियाकलाप को। लिखा है, क्रियाकलाप सूर्य के प्रकाश में किया जाना है। सावधान, कभी भी सूर्य को या इसके प्रतिबिंब को सीधे मत देखिए, क्योंकि इससे आंखें खराब हो सकती हैं। यदि आप सूर्य के प्रतिबिंब को किसी पर्दे या दीवार पर बनाकर देख सकते हैं। लिखा है, एक अवतल दर्पण लीजिए, इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर रख कर पकड़िए। दर्पण से परावर्तित प्रकाश को एक कागज की शीट पर प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। कागज की शीट को तब तक आगे पीछे कीजिए जब तक कि आपको एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए। दर्पण तथा कागज की शीट को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। क्या कागज जलना प्रारंभ कर देता है? यह चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। ध्यान दीजिए, यह प्रतिबिंब कागज की शीट पर बन रहा है। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। स्मरण कीजिए, क्रियाकलाप में समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो जब इस प्रकार का प्रयोग करते हैं तो वह कागज जलने लगता है, क्योंकि वह सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब होता है, इसलिए ये वह कागज जो है वह जलने लगता है। अब अवतल दर्पण कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं वो भी जान लेते हैं। लिखा है, अवतल दर्पणों का उपयोग अनेक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। संभवतः आपने डॉक्टर को आँख, कान, नाक, गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते देखा होगा। दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं दंत चिकित्सक मरीज को देखते हुए। टॉर्च, कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल है। यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं इनके जो परावर्तक पृष्ठ हैं वो भी अवतल आकार के ही हैं। अब लिखा है, क्रियाकलाप को अवतल दर्पण के स्थान पर उत्तल दर्पण लेकर दोहराइए। अब क्रियाकलाप को उत्तल दर्पण के साथ करना है। और लिखा है, अपने प्रेक्षणों को क्रियाकलाप की भांति सारणी में अंकित कीजिए। क्या आप उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की किसी भी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? क्या आप बिंब से बड़े साइज का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं?
अब आप वाहनों के पार्श्व दर्पणों में उपयोग किए जाने वाले दर्पणों को पहचान सकते हैं। ये उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण कहाँ लगाए जाते हैं? वाहनों के पार्श्व दर्पण। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं, अतः ये चालकों के पीछे अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं। इसीलिए वाहनों के पार्श्व दर्पण उत्तल दर्पण होते हैं, क्योंकि ये अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता कर सकें। यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं। अब लिखा है लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब। आपने आवर्धक लेंस, हैंड लेंस देखा होगा। यह बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। संभवतः आपने इनका उपयोग कॉकरोच अथवा केंचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए भी किया होगा। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। ये होता है आवर्धक लेंस। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप में चश्मों, दूरदर्शकों तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। इस सूची में लेंसों के कुछ अन्य उपयोग जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। आगे लिखा है कुछ लेंस लीजिए, उन्हें स्पर्श करके महसूस कीजिए। क्या आप केवल स्पर्श करके कुछ अंतर देख पाते हैं? वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। इस प्रकार से किनारों पर पतले हैं, बीच में मोटे हैं। जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। यानी ये बीच में पतले होते हैं और किनारों पर मोटे होते हैं। ध्यान दीजिए कि लेंस पारदर्शी होते हैं तथा इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। यहाँ लिखा है उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को अभिसरित अंदर की ओर मोड़ देते हैं। यानी जो उत्तल लेंस होते हैं उन पर जब प्रकाश डाला जाता है तो वह उसे अंदर की ओर मोड़ देते हैं, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। इसके विपरीत अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित बाहर की ओर मोड़ देते हैं, अतः इसे अपसारी लेंस कहते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये उत्तल लेंस है, ये प्रकाश को कुछ इस तरह से मोड़ देता है, और ये है अवतल लेंस, ये प्रकाश को ऐसे बाहर की तरफ मोड़ देता है। अब लिखा है सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन। लिखा है क्या आपने कभी इंद्रधनुष देखा है? आपने ध्यान दिया होगा कि यह प्रायः वर्षा के पश्चात दिखलाई देता है। जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास पहुंचता है, इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष के रूप में दिखाई देता है। इंद्रधनुष में कितने वर्ण होते हैं? मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 वर्ण यानी 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। आपने देखा होगा कि जब आप साबुन के बुलबुले बनाते हैं तो वे भी रंगीन दिखलाई देते हैं। इसी प्रकार जब प्रकाश किसी सीढ़ी से परावर्तित होता है तो आपको अनेक वर्ण दिखाई देते हैं। इन सब अनुभवों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न वर्णों का मिश्रण है। एक क्रियाकलाप लिखा है, इसको समझने के लिए तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है कांच का एक प्रिज्म लीजिए, किसी अंधेरे कमरे की खिड़की के छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्रिज्म के एक फलक पर डालिए। प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश को सफेद कागज की एक शीट अथवा सफेद दीवार पर गिरने दीजिए। आप क्या देखते हैं? क्या आप इंद्रधनुष जैसे ही वर्ण यहाँ भी देख पाते हैं? यह दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान हैं। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्णों को पहचानने का प्रयत्न कीजिए तथा इनके नाम लिखिए। इस
तो आप प्रयोग को कुछ इस तरीके से देख पाएंगे जैसा चित्र में दिखाया गया है। आगे लिखा है, लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की गत्ते की एक वृत्ताकार डिस्क लीजिए। इस डिस्क को 7 खंडों में बांट लीजिए। चित्र में दर्शाए अनुसार इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों से पेंट कीजिए। आप इन खंडों पर विभिन्न वर्णों के कागज भी चिपका सकते हैं। डिस्क के केंद्र पर एक छोटा छिद्र बनाइए। डिस्क को एक बॉल पेन की रिफिल की नोक पर ढीले से लगाइए। सुनिश्चित कीजिए कि डिस्क स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सके। जब डिस्क तेजी से घूमती है तो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तथा डिस्क श्वेत सी प्रतीत होती है। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क कहते हैं। तो इस प्रकार से जब आप डिस्क पर कलर करेंगे इंद्रधनुष वाले, तो जब ये घूमेंगी तो श्वेत दिखाई देगी कुछ इस तरह से। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।